बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ न्यायपालिका लगातार सियासत के निशाने पर है। इस पर निशाना वही नेता साध रहे हैं जिनके कंधों पर इस मर्यादा की सीमा रेखा की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। ये नेता लोकतंत्र के सबसे बड़े आधार स्तंभ पर कटाक्ष करते नहीं थक रहे। अब जबकि काशी ज्ञानवापी विवाद कोर्ट में है जिस पर फैसला आना बाकी है, लेकिन लगता है कि नेताओं को न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से ये नेता राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है। वोट बैंक के चक्कर में लगता है कि नेताओं को धार्मिक संवेदनाओं का तनिक भी ख्याल नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी को देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि भैया हमारे हिंदू धर्म में यह है कि कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे तो मंदिर बन गया। निशाना भाजपा पर है और कंधा अल्पसंख्यक वोट बैंक कर। जब अखिलेश बोले तो भला इस बयानबाजी में मायावती कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने तो इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने की एक सोची समझी साजिश बता दिया और कहा इससे ना तो देश का भला होगा ना ही आम जनता का। लेकिन इस बयानबाजी के मामले में सबसे आगे निकलकर ओवैसी धमकी भरे लहजे में चेतावनी देने लगे कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। बाबरी की तरह ज्ञानवापी को नहीं जाने देंगे। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम अदालत के आदेश के बाद पूरा हो चुका है। कोर्ट में रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है जिस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन उससे पहले ही मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को लेकर कई तरह के दावे प्रतिदावे सामने आने लगे। इस मामले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ज्ञानवापी के समर्थन में उतर आया और हर तरह की मदद की बात कर रहा है। फिलहाल मामला भले ही कोर्ट में हो, लगता है कि लड़ाई कोर्ट के बाहर ज्यादा लड़ी जा रही है। अदालत का फैसले का इंतजार किसी को नहीं। बयानों के तीर बोलवीरों के तरकश से लगातार निकल रही हैं। आज चर्चा इसी पर। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब ज्ञानवापी मामला कोर्ट में है तो बयानबाजी का क्या मतलब। और इस बयानबाजी की रेस में एक नहीं दो नहीं तमाम नेतागण एक दूसरे को मानो पीछे छोड़ने के लिए तुले हुए हैं। न्यायिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल क्यों? गंभीर सवाल। क्या विपक्षी नेताओं को न्यायिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं रह गया? और अगर भरोसा है तो अनर्गल बयानबाजी के जरिए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सियासी लाभ के लिए आस्था पर आघात कहां तक उचित और कहां तक इसे इजाजत मिलनी चाहिए? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। जल्दी से मैं पैनल का आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजय खेरा जी, हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी, सपा नेता शौकत अली जी, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक साहब और राजनीतिक विश्लेषक अब से थोड़ी देर में विपिन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कौशिक साहब आप ही के साथ। वाकई में अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आपने भी सुने होंगे। ये क्या दर्शा रहे हैं? क्या इन विपक्षी नेताओं को न्यायिक संस्थाओं पर, उनके फैसलों पर, उनकी निष्पक्षता पर विश्वास नहीं रह गया? और अगर विश्वास है तो इस तरह की बयानबाजी क्यों और कब तक? देखो शिल्पा जी, हमारे यहाँ लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं और सबका एक अपना अलग अलग काम करने का तरीका है। कहीं विपत्ति, कहीं आपत्ति, कहीं मांग, तमाम ऐसी चीज़ें रहती हैं जहाँ कहीं न कहीं जाकर के लोग टकराते हैं। न्याय यदि लग रहा है उसको राजनीतिक स्तर से, यदि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है तो वो न्यायालय में जाते हैं। कोर्ट बने हुए हैं, उसके बावजूद भी नहीं है तो राष्ट्रपति का भी न्यायालय, आपने देखा होगा बहुत सारी अपीलें होती हैं, गवर्नर के यहाँ अपील होती हैं। बिल्कुल नहीं होता है तो आपने देखा होगा कि 4 जज मीडिया के सामने भी आई अपनी बात कहने के लिए कि वहाँ उनकी नहीं सुनी जा रही थी। तो सबसे अंतिम लगता है कि चलो भाई कोई नहीं सुन रहा है तो मीडिया के सामने अपनी बात रखी जाए। आज ये स्थिति इस लोकतंत्र में हो गई है अपने देश में कि जिसको कोई पता नहीं, किसी को कोई नॉलेज नहीं, लेकिन हस्तक्षेप उसको अवश्य करना है। हाँ। यदि कोई, मुझे लगता है कि छोटा मोटा मिस्त्री है अपने देश में, वो राफेल की बात जरूर करेगा कि राफेल पे क्या हो रहा है। या कोई छोटा पॉलिटिकल नेता को आप देखिए, राजनीतिक स्तर की बात करिए तो वो प्रधानमंत्री पर सीधी टिप्पणी करेगा, मुख्यमंत्री पर सीधी टिप्पणी करेगा। उसे कोई पता नहीं कि कार्य करने के क्या तरीका है, किस वजह से डिसीजन लिए गए हैं, कौन सी ऐसी राजनीतिक वजह हो सकती हैं। इन सारी बातों से मुझे लगता है उनको कोई पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। उसके बावजूद फिर आप आ जाइए तो कोई भी मुद्दा इस देश में होता है, कोई भी किसी भी स्तर का,
चाहे धार्मिक मामला ले लिया जाए, चाहे आपने अभी बुलडोजर को लेकर के देखा हो, चाहे अपराधियों पर कार्रवाई करने की बात हो, हर जगह अब सवाल विपक्ष उठाने लगा है। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी आपत्ति सरकार को भी होती है और जिस दल की सरकार है उस राजनीतिक दल को भी होती है। पहले भी विपक्ष रहा है, सरकारें रही हैं, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग की बात भी सरकार के साथ होती थी, सरकार की तारीफ भी होती थी और सरकार का विरोध भी होता था। लेकिन पिछले कुछ दशकों से आप देखेंगे, मैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ये 2014 से पहले की आप बात करिए तो तमाम ऐसे मुद्दे थे, जीएसटी को लेकर के देखा जाए, आधार कार्ड को लेकर के देखा जाए, महंगाई को लेकर के देखा जाए, भाजपा विपक्ष में थी और वो सरकार को घेरने का काम कर रही थी। आज वो पक्ष में है तो ये घेरने का काम कर रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि सिर्फ आप जब सरकार में पहुंच जाते हैं, सत्ता में पहुंच जाते हैं, तो आपको कुछ चीजें दिखाई नहीं देती हैं और जब आप विपक्ष में होते हैं तो सारे मुद्दे, सारी बातें आपको दिखाई देती हैं। वो राजनीतिक मुद्दे आपके लिए बन सकते हैं, वो मुद्दे आपको वोट बैंक के, लेकिन इस तरह की बयानबाजियों से जो सांप्रदायिक माहौल खराब होता है उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए नेतागण सामने क्यों नहीं आते फिर? बस अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। शिल्पा ये बताओ कि जो भी सांप्रदायिक स्थिति खराब हो, दंगे हों, हाँ। फायदा तो मिलेगा ना किसी न किसी राजनीतिक दल को। जब आपने अभी बीच में देखा होगा, जब अखिलेश की सरकार थी, पश्चिम में दंगे हुए, किसी भी राजनीतिक दल को बेनिफिट उसका मिला। जब आप उनके साथ राजनीतिक दल के लोग जब खड़े हो जाते हैं, उनके हक की बात करते हैं और लगता है उनको है कुछ नहीं, यदि इसी जो दो तत्परता राजनीतिक दल इन मुद्दों पर दिखाते हैं, यदि वो महंगाई पर दिखाएं, रोजगार पर दिखाई होती, तमाम ऐसी समस्याएं उन पर दिखाई होती, तो लगता है कुछ और काया पलट इस देश की हो गई होती। लेकिन ऐसे मुद्दे इसलिए भी लगती है क्योंकि आपने असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सुना होगा, किस तरह से वो धमकाने भरे लहजे में बोलते दिखाई दिए कि भाई कयामत तक रहने वाली है ज्ञानवापी मस्जिद। इसका मतलब तो ये है ना कि कोर्ट चाहे जो फैसला ले रहे, जो कह दे, हमें उससे सरोकार नहीं, हमने जो मान लिया वही सर्वोपरि है और इसी पर हम चलेंगे। नहीं, देखो स्थिति क्या है कि मैंने अभी कहा ना आपको, विरोध के लिए विरोध हो रहा है। उनका क्या बयान था कि एक मस्जिद हमने खो दी, अब दूसरी मस्जिद नहीं खोने देंगे। इसमें खोने और पाने की बात ही नहीं है। Exactly. जब कोई प्रकरण न्यायालय में है और हमको न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और ऐसा नहीं है कि जिस न्यायालय ने आपको आपके पक्ष या विरोध में कोई निर्णय कर दिया तो वो अंतिम निर्णय हो गया। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक आप उसको लड़ाई को लड़ सकते हैं और आपने देखा भी होगा अयोध्या प्रकरण को लेकर के कि दशकों दशक लड़ाई लड़ी गई उसकी, तब जाकर के उस पर निर्णय आया। तो ऐसा नहीं है कि जो वहां गए जनपद कोर्ट ने कर दिया या हाई कोर्ट ने जो निर्णय कर दिया वही सर्वमान्य हो गया। यदि आपको न्याय व्यवस्था पर भरोसा है तो आप उसने लड़ने की ताकत भी रखी है। हो सकता है कि वो साक्ष्य आपने उस जनपद न्यायालय में न रखे हों, हो सकता है कुछ साक्ष्य आपको हाई कोर्ट में छूट गए हों, बहुत सारे साक्ष्य आप सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं। तो जब जब आपके पास साक्ष्य आते हैं आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन केवल और केवल आप सवाल पैदा करेंगे और ये स्थिति कर देंगे कि न्यायालय के आदेश हम नहीं मानेंगे और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, वो मुझे लगता है कि वहां समझा जाए कि भाई जब तक न्यायालय का आदेश या फैसला आता है तब तक तो कम से कम अपने अपने हित के हिसाब से एजेंडे को सेट किया जाए, कुछ ना कुछ सियासी फायदा उठा लिया जाए। चलिए आपके पास में लौटते हैं, हमारे साथ शौकत अली जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। शौकत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधा सवाल, ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर का ये मामला तूल पकड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ और अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया कि भाई एक पत्थर रख दीजिए, एक लाल झंडा रख दीजिए, मंदिर वहीं बन जाता है। सबसे पहले तो आप मुझे इस बयान का मतलब समझाइए, कहना क्या चाह रहे थे वो? देखिए, इस बयान का मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपको पहले ही बता दिया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने 600 से अधिक मंदिर तोड़े। अगर ये बयान सही ना होता तो मुझे लगता है वो 600 मंदिर अवैध नहीं होंगे, वैध जो होने चाहिए थे। तो ये मंदिर जो 600 तोड़े गए वो इसी तरह बनाए गए होंगे, इसलिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने तोड़े ना, ऐसे नहीं तोड़ दिए होंगे उत्तर प्रदेश की सरकार ने। सरकार ने वो मंदिर इसीलिए तोड़ दिए क्योंकि वैध नहीं, अवैध तरीके से बनाए गए थे, इसीलिए क्योंकि जगह जगह मंदिर बनते जा रहे थे, जहां आपने चाहा वहां अपने तरीके से आपने मंदिर बना लिया, मस्जिद बना लिया, मजार बना ली, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तोड़ा। जवाब तो आपको मिल गया। अखिलेश यादव जी ने इसमें क्या गलत बात कही? अब क्योंकि सियासत का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होता है, क्योंकि बयान विपक्ष के नेता ने दिया है तो उसे तूल पकड़ाया जा रहा था। अरे जवाब तो उत्तर प्रदेश की सरकार पहले ही दे चुकी है कि ये गलत तरीके से होते हैं। उसमें तो अखिलेश यादव जी ने बताने का काम किया। सर अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको लोगों को इसका क्या मतलब है कि भाजपा कुछ भी कर सकती है और कुछ भी करा सकती है? मैं शिल्पा जी सुन नहीं पाया, फिर से दोहराएं क्या कहा आपने? इसका क्या मतलब निकाला जाए कि भाजपा कुछ भी कर सकती है और कुछ भी करा सकती है? अब जब एक हिडन चीजें होती हैं
तो कहना ये लाजमी है कि भाजपा कुछ भी करवा सकती है। या नवाबी मस्जिद के पीछे जो सियासतें काम कर रही हैं, वैसे के जो बयान आ रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ये किया नहीं जा रहा है, ये करवाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति एक फोटो फेसबुक या सोशल ट्विटर पे डाल देता है तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता? ओवैसी जैसा एक नेता तरह तरह के बयान दे देता, उत्तर प्रदेश की सरकार जो नतमस्तक हो जाती है उनके सामने, घुटने टेक कर खड़ी हो जाती, कहती महाराज आप ही बड़े हो, हम तो छोटे हैं, आप जो चाहे बोलिए। जिनके कहने से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो सकता है, जिनके कहने से उत्तर प्रदेश का सामाजिक सौहार्द खराब हो रहा है, जिनके कहने से उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल रही है, ना जाने कैसी सियासत करना चाह रहे, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई करने के लिए नतमस्तक हो जाती। ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश की सरकार का कि कोई नेता अगर कोई फोटो ट्वीट कर दे तो उसको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अगर वो वैसी भड़काऊ भाषण से लेकर जो दिल में आए वो बोल दें, उत्तर प्रदेश की सरकार उनके सामने नतमस्तक हो जाती। तो हम कहेंगे ना कि विजन उत्तर प्रदेश की सरकार जो चाहे वो कर सकती है, भाजपा की सरकार जो चाहे वो करवा सकती है, इसमें क्या बुराई है? वो हो रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार कर रही है, दुनिया देख रही है। चलिए ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। विपिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से तमाम नेतागण सामने आकर बयानबाजी तो खूब कर रहे हैं, लेकिन उनके इन बयानों से क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये माना जाए कि उन्हें इस देश की न्यायपालिका से उसके फैसले पर विश्वास ही नहीं है, कोई सरोकार ही नहीं है, इसी वजह से तो जिसका जो मना रहा है, जो जिस पक्ष को समर्थन दे रहा है, उस पक्ष के समर्थन में खुलकर अपनी मनमानी कर रहा है और उसी के मद्देनजर बयानबाजी कर रहा है? एक बात समझनी पड़ेगी कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका सबको सम्मान करना पड़ेगा, और जो भी दिशा निर्देश न्यायपालिका से मिलते हैं, उनका निर्देश फैसला आता है, उसको सर माथे लेना पड़ेगा, सर्वोपरि मानना पड़ेगा। ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर कोई भी राजनीतिक दल, उनका नेता अगर बेतुकी बात करता है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से उनका नाता हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि आप न्यायपालिका पे अगर आप सवाल उठाते हैं उनके फैसले पे। रही बात, देखिए, आस्था का सबको सम्मान करना चाहिए, धार्मिक भावनाओं का, किसी को वहां पर किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं लगनी चाहिए। लेकिन साथ में दूसरा मुद्दा, असल मुद्दा यह है कि सब जो साक्ष्य मिल रहे हैं और उसी के आधार पे दिशा निर्देश दिया जाएगा, फैसला दिया जाएगा, ये बात सबको पता होनी चाहिए कि यहां पर कि कोई ये नहीं है कि यहां पर कि सिर्फ आस्था के आधार पर। और पहले भी राम मंदिर का जब फैसला आया 9 नवंबर 2019 को, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला दिया था, बड़ा ऐतिहासिक फैसला था। और वहां पर ये अपेक्षा करी जा रही थी कि अब कम से कम हमारा महान मुल्क, जिस पे हमें नाज है, फख्र है, कि अब वो मंदिर मस्जिद से आगे बढ़ेगा और विकास को तवज्जो देगा। लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, 3 साल बाद उपरांत आज भी यहां पर मंदिर मस्जिद की राजनीति होती है। सारे राजनीतिक दल इस मैदान में कूद गए हैं कि कैसे अपने वजूद, कुछ राजनीतिक दलों को तो अपना वजूद बरकरार रखना है, वर्चस्व कायम रखना है, जिसके कारण वो इसमें कूद गए हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है यहां पर कि धार्मिक आस्था को भी आप बीच में एक अखाड़े में ले आए हैं यहां पर, और उसके लिए अपनी राजनीतिक सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। लेकिन यहां पर अब कम से कम इंतजार करना चाहिए। और निश्चित बात है, धैर्य का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। यहां पर सबको समझ आना चाहिए, देश हम सबका है और यहां पर सबका दायित्व बनता है। हम लोग अपने अधिकारों के लिए तो सड़कों पे उतर जाते हैं, वहां पर शोर गुल्ला करते हैं, हंगामे करते हैं, लेकिन यहां पर हमारे जो दायित्व हैं, जो हमारा फर्ज है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, वो भी हमें निभाना पड़ेगा। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या संदेश जाता है? हमने कोरोना काल में जो सदी की सबसे बड़ी महामारी थी, उसमें जी के देखा, हमने क्या सीख ली। यहाँ पर आज भी हम लोग यहाँ पर एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। बहुत दुखद है, यहाँ पर इंतजार करना चाहिए कि यहाँ पर क्या फैसला आता है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये बात है, निश्चित बात है, मैं अपना फरमान सुना रहे हैं, अपना फैसला सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई सामने वालों इसे मानो, जो हम कह रहे हैं वही सही है। विपिन जी पूरी करें अपनी बात। नहीं, ये बड़ा दुखद है, ये बहुत दुखद है। यहाँ पर अभी इंतजार करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभी जब फैसला आता है और जो क्योंकि सारे सर्वे की रिपोर्टें सौंप दी गई हैं, और यहाँ पर अब कुछ ही समय में जब फैसला आता है, दिशा निर्देश आता है, उसको सबको पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इस चर्चा में मैं जरूर उसका जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, आपको विकास को भी तवज्जो देनी है, जो सत्ता पक्ष वाले हैं, सरकार है, लेकिन साथ साथ दूसरी बात ये भी है, जिस बात की अहमियत है कि यहाँ पर जो हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हैं
उनको भी आपने अगर ठीक करना है तो उसमें नहीं है। और जो देखिए जो मुगल आक्रांता थे, जो अगर आप सड़कों के नाम बदल रहे हैं वो एक बात है, निश्चित बात है, उसका कई लोग स्वागत करेंगे, कई लोग उसमें भी राजनीति देखेंगे। लेकिन यहां पर अब समझना है कि आपको विकास को भी तवज्जो देनी है और साथ में कि 21वीं सदी है, यहां पर धार्मिक आस्थाएं भी, उसकी भी अपनी अहमियत है, वो भी किसी को ठेस ना पहुंचे। और इस सुप्रीम कोर्ट की मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, बहुत संतुलित होकर जो फैसला आया, दिशा निर्देश दिए गए कि नमाजी जितने हैं उसमें कोई नमाज पढ़ने वालों उनमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और साथ में जो शिवलिंग है जो बताया जा रहा है, आपका कहना है कि कम से कम फैसले का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और यही सबसे बड़ी विडंबना की बात है कौशिक साहब, यानी कि एक मंदिर का मसला सॉर्ट आउट हुआ, वो भी दशकों बाद, इतने लंबे इंतजार के बाद जब ऐतिहासिक फैसला उस पर लिया गया, यानी कि मुद्दा ही खत्म हो गया। ऐसे में कुछ ना कुछ मुद्दा तो चाहिए ना। देखिए एक बार फिर से मंदिर मस्जिद का मुद्दा इजाद किया जा रहा है और तमाम दल उसमें ऐसे कूदते हुए मानो गुड़ पर मक्खियां चिपक रही हो। देखो शिल्पा, जब कुछ लोग, राजनीतिक दल के लोग दो तरीके से चीज़ों को डिफाइन करेंगे। जब आगरा के ताजमहल पर हाई कोर्ट की टिप्पणी आती है, जब याचिकाकर्ता को डांटा जाता है, तो वही वर्ग बहुत खुश होता है। और यदि शाम को ट्विटर देखोगे, फिर दूसरे दिन आप ट्विटर देखोगे कि वो मथुरा की मस्जिद को लेकर के हाई कोर्ट निर्देश करता है कि 4 महीने में इसको क्रमबद्ध तरीके से सुनिए और निर्णय लीजिए। उसी के फिर और कुछ ट्वीट आते हैं। ज्ञानवापी को लेकर के कोर्ट का निर्णय आता है तो फिर कुछ और निर्णय आता है, कुछ और तरीके से उनको व्याख्यान किया जाता है। जब आपको आपके हिसाब से कोर्ट निर्णय करेगा तो वो आप उसका स्वागत करेंगे। जब लगता है कि थोड़ा आपके पक्ष में वो नहीं है तो आप उसका विरोध करने लगे। हाँ। तो ये थोड़ा सा चलने वाला इस देश में नहीं है। या ताजमहल को लेकर के भी हाई कोर्ट ने कोई टिप्पणी की, निर्णय लिया, उसका भी स्वागत होना चाहिए। और ज्ञानवापी को लेकर के जो कोर्ट ने निर्णय लिया उसका भी स्वागत होना चाहिए। लेकिन आप एक आपके पक्ष में नहीं है तो आप उसका स्वागत करेंगे, दूसरा आपके विरोध में नहीं है तो उसका आप उसका विरोध करेंगे। तो ये मुझे लगता है इतनी जनता या लोग समर्थक लोग हैं उतने अंधे नहीं हैं। और सवाल इसलिए उठते हैं कि जब आप दो तरह की बातें करते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश जब अयोध्या को लेकर के आया था तो कुछ लोग उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ लोग दबी जबान कर रहे थे कि उसमें भी सरकार का कहीं ना कहीं प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पर रहा है। तमाम सवाल उठे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए ऐसा निर्णय लिया। हाँ। तो जब ऐसी चीज़ें होने लगेंगी तो मुझे लगता है कि फिर राजनीति होगी। 2018 में एक SC/ST एक्ट को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। हाँ। और वो 10 साल बाद आया। 10 साल तक सुनवाई हाई कोर्ट में हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में हुई। तमाम लोग सड़कों पर आकर के इस देश को जला दिया गया। तत्काल उस पर केंद्र सरकार ने रोक लगाई और संसद में उस आदेश को पलटा गया। क्यों पलटा गया? क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं था? उस वर्ग को भरोसा नहीं था? एक पिक्चर आई थी करड़ी सेना ने क्या किया इस देश में। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके आदेश की अवहेलना हुई खुलना। क्या सुप्रीम कोर्ट फिर ये चाहता कि जो भी है उनसे वसूली की जाए? तो जब मैं वही कह रहा हूँ, दोनों पक्ष की बात मैं कर रहा हूँ कि जब आपके हिसाब से कोई निर्णय आता है तो आप उसी हिसाब से उसकी तुलना करने लगते हैं, उसी हिसाब से आप उसका व्याख्यान करते हैं। तो ये मुश्किल थोड़ा सा होता है। वही राजनीतिक दल, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, यूं कहा जाए अपने लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को जो आपको सूट करता है तो आप उसको पिक कर लेते हैं। कहीं ना कहीं जो न्यायिक व्यवस्था है पूरी, उसे लेकिन ताक पर रख दिया जाता है, उस पर तमाम तरह के इल्जामात लगा दिए जाते हैं और उसके बाद फिर अंत में एक लाइन कह दी जाती है कि भैया हमें पूरा विश्वास है, न्याय हमें जरूर मिलेगा, हमें जरूर मिलेगा। यानी कि हम जो कह रहे हैं वही अंत में होगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अभी मैंने वही कहा आपसे शिल्पा जी। हाँ। कि जब आप अपने हिसाब से उस निर्णय को देखते हैं कि हमारे पक्ष में क्या है, तो आप उसका स्वागत करते हैं और उसका विरोध करते हैं। जब न्यायालय, कोई भी न्यायालय जब कोई भी आदेश करता है तो स्वागत है तो स्वागत है, विरोध है तो विरोध है। लेकिन एक ही दिन में या दो निर्णय आते हैं, एक निर्णय का स्वागत होता है और एक निर्णय का विरोध होता है, तो यहाँ राजनीति होती है। और जो अखिलेश जी ने कहा, मैं इससे बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ। जो अखिलेश जी ने बयान दिया है कि एक झंडा, लाल झंडा लगा करके और पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन जाएगा। कौन सा मंदिर बना हुआ? आस्था तो हो सकती है, पर मंदिर की स्थापना कभी नहीं हुई। मंदिर तोड़े गए थे, हो सकता है वो चुनाव के समय में फिर वही अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझ कितना बड़ा हिंदू कोई नहीं है, मेरा जैसा कोई भक्त नहीं है, मैं हनुमान जी की जाके पूजा करता हूँ, मेरे नेताजी हनुमान जी की जाके पूजा करते थे। और दूसरा जो समाजवादी पार्टी ने कहा कि 600 मंदिर तोड़े गए, कहाँ 600 मंदिरों की लिस्ट है? क्या केवल मंदिर तोड़े गए? यदि सड़क कोई बनी है तो मंदिर भी तोड़े गए हैं और मजार आई है तो मजार भी तोड़ी गई है।
तो उसमें उसमें दिक्कत क्या है? कभी विरोध नहीं हुआ इस बात को लेकर के कि हिंदू पक्ष सामने आया हो कि सब मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा है, कहीं छिटपुट चीजें रही हो। लेकिन राजनीतिक दलों को जो कन्वीनियंट लगता है, जो उन्हें सूट करता है, वो पिक कर लिया जाता है। ये बात मैं बार बार दोहरा रही हूँ। और यानी कि मंदिर 600 मंदिरों के लिस्ट में मंदिर डाल दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें वो सूट करता है। समाजवादी पार्टी की बात करें, शौकत अली जी जवाब दीजिए भाई, मंदिर हो या फिर मजार हो, रास्ते में जो भी आया, जब विकास का कार्य हुआ तो दोनों तोड़े गए, तो सिर्फ मंदिर का जिक्र क्यों? धार्मिक स्थलों की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं शिल्पा जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौशिक जी बड़ी बेखूबी से जवाब दे रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ जो सड़क किनारे बाधित करने वाली चीजें बन गई वो कैसे बन गई होंगी? कौशिक जी आप बहुत साफ सुथरे तरीके से जवाब देके बच के चले गए। नहीं जवाब नहीं, मैं क्यों बचूंगा? मैं क्या बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ा ही, उसे मैं बचूंगा? मैं तो आपको, आप गलत कहेंगे आपको भी डांटूंगा, बीजेपी कहेगी बीजेपी को भी मायना दिखाऊंगा। गुस्सा हो गए सर? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो गया, आप अरे बच के निकल गए। अरे आप विद्वान व्यक्ति हैं, आपसे इस तरह के मुझे जवाब की अपेक्षा नहीं थी। जी जी, इस तरह के जवाब की अपेक्षा नहीं थी मुझे आपसे। आप एक विद्वान व्यक्ति, मैंने आपसे सब सरल सवाल पूछा, किसी को इतना बताने का कष्ट कीजिए वो कैसे बन गए? इसी तरह बन गए जिस तरह माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बताया। मैं इसका जवाब दे रहा हूं, मैं इसका जवाब, लेकिन कौशिक साहब मैं इसका जवाब दे रहा हूं। शौकत अली साहब रुकना होगा सर। हमारे साथ 2 और खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। विजय खेरा जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी प्रवक्ता है, साथ ही अजय वर्मा जी भी कांग्रेस नेता हमारे साथ इस समय मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले विजय खेरा जी, ये हो क्या रहा है सर? एक मंदिर मस्जिद के मुद्दे से देश बाहर नहीं निकला कि अब यूं लग रहा है कि मानो लाइन से लगने वाली है। शुरुआत एक से होती है और उसके बाद फिर अन्य तमाम जगहों पर मामला सुलगने लगता है। आखिरकार क्यों? और फैसला आने से पहले न्यायपालिका पर विश्वास जताने के बावजूद क्यों इस तरह की बयानबाजी हर दल की तरफ से सर? लेकिन आप जो अभी पूछना चाह रही हैं कि एक के बाद और क्यों, यही ना? और फैसले से पहले बयानबाजियां क्यों? या तो आप कोर्ट पर विश्वास कीजिए, और अगर करते हैं तो फिर बयानबाजी के द्वारा अपना अपना एजेंडा सेट क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, पहले भी था, आज भी है, वही है। पहले दिन से प्रधानमंत्री तक ने ये कहा था कि हम संविधान में विश्वास करते हैं, हमारा कोर्ट में विश्वास है। और अयोध्या जी की भी अगर हम बात करें, राम जन्मभूमि की, तो आज तक आप देख लीजिएगा बिना कोर्ट के कुछ भी नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। लड़ाई कोर्ट की हुई, चाहे जिसने शुरू की, सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उसी फैसले को हमने माना। हमने तो कभी एक भी इधर उधर कुछ किया ही नहीं। जब कोर्ट का फैसला आ गया वो मान लिया। वही मानने वाले लोग जो कल तक कह रहे थे कि हम संविधान में विश्वास है, कोर्ट में है, और जब हो गया तब उन्होंने उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया। और दूसरी बात आपकी है, 1 हो, 2 हो या 100 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख हो, सवाल ये नहीं है। सवाल न्याय और अन्याय का है। न्याय होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि एक जगह न्याय हुआ तो दूसरी जगह अन्याय होना चाहिए। बात सिर्फ न्याय का है। अगर गलत हुआ है तो उसको सही होना चाहिए। अगर उसमें मंदिर का अधिकार है तो मंदिर को मिलना चाहिए। अगर जबरदस्ती किसी ने कब्जा किया, लेकिन ओवैसी साहब तो ये कहते सुनाई दिए हैं कि भाई वहां तो कयामत तक के लिए ज्ञानवापी मस्जिद ही है। कौन बोल रहा है? आपने नहीं सुना सर असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान? नहीं था। हाँ, तो उनका बयान वो जाने, उनके बयान पर हमारे कोई, हमें ना तो उनके यही तो होता है, एक नेता बयान देता है, उसके बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाती है। चलिए ठीक है अजय वर्मा जी, आप मुस्कुरा रहे हैं बहुत सर इतने गंभीर मामले पर, आपका क्या मानना है सर? आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं अजय वर्मा जी? कि उनका बयान वो जाने, वो तो हमारे घर के हैं, कोई और देगा तो उसको जेल भेज देंगे। विजय खेरा साहब ये बताना चाह रहे थे कि विजय खेरा जी फोटो भी डाल बार देगा, बार ये आ जा रहा है कि भाई ओवैसी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। हमारे लिए वैसे साहब हमारे लिए हिडन इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, हमारे लिए हमारे ठीक है शौकत जी एक एक करके लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होगी। ये वैक्सीन से लोग नपुंसक हो जाएंगे, उस पार्टी का क्या बयान का मतलब है? वो क्या उस पर बहस करना? देश में जो मौतें हैं उसको झूठ के बारे में आपका क्या कहना विजय खेरा साहब? देश की मौतों का आंकड़ा छुपा कर अपने देश को शर्मिंदा किया है, उसके बारे में नहीं बताएंगे। सर मुद्दे पर आते हैं सर, एक दूसरे के तुत्व में नहीं उलझना। चलिए ठीक है आप दोनों के पास में आऊंगी। शौकत अली जी 1 सेकंड सर इंतजार कर लीजिए, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी कब तक ओपनिंग दिमाग में नहीं हो पाए? वर्मा साहब क्या कहेंगे आप? फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले इस तरह की तमाम बयानबाजियां कहां तक उचित है?
शिल्पा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा और सारे दर्शकों से, सारे पैनलिस्टों से, कि चूंकि मैं राजस्थान जयपुर में मेरी 1-2 मीटिंग थी और मैं लेट जुड़ा। सबसे पहले आपको नमस्कार, सारे पैनलिस्टों को नमस्कार, विजय जी को और दर्शकों को नमस्कार। अब मैं आपसे ये बताना चाहूँगा जी कि शिल्पा जी, अभी विजय जी कह रहे थे ओवैसी के ऊपर, ओवैसी तो इन्हीं की बी टीम है, बी पार्ट है। वो मुसलमान चिल्लाते हैं, ये हिंदू चिल्लाते हैं। ये जो मंदिर और मस्जिद का एक हवन चल रहा है भाजपा के सेल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, ये सहयोग नहीं, सहयोग नहीं है, प्रयोग है बीजेपी का कि तुम हिंदू हम मुस्लिम, तुम हिंदू इस तरह से करिए। और जब हवन के लिए पूरी अग्नि प्रज्वलित हो जाए, अभी अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई है, तो देश के बड़े नेता और ज्ञानवानी डिग्रीधारी लोग आएंगे उसमें और आहुति देनी शुरू कर देंगे जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा। तो इसलिए इनका ये तो छोड़ दीजिए, क्या है कैसे। अब मैं ज्ञानवापी पर आता हूँ। न्यायपालिका और जो संस्थाएं हैं देश में, आप ये देखिए कि देश भारत को छोड़ के और अन्य सारे देश, कोई मंगल ग्रह पे जा रहा है, कोई चांद पे जा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टे तहखाने में नीचे जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं, कभी हिजाब पे चले जाते हैं, कभी ट्रैक्टर पर, कभी बुलडोजर पर, कभी मंदिर पर, कभी मस्जिद पर। ये देश संविधान से चलता है, आस्था से तो विश्वास से और आस्था से नहीं चलता। आस्था तो शिल्पा जी आपकी, और विश्वास तो आपका भी भगवान के प्रति है, पूजा आप भी करती हैं, हम भी करते हैं। और भारत का संविधान सभी लोगों को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने की अनुमति देता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को। लेकिन मेन मुद्दों से भटकाने के लिए, महंगाई से, बेरोजगारी से, सरसों के तेल की कीमत से, कोयले की कीमत से, आज रुपया मार्गदर्शक मंडल से बीजेपी के ऊपर पहुंच गया। डॉलर कहाँ पहुंचा, रुपया कहाँ गिर गया। तो इस सबसे छुपाने के लिए, मौतों का आंकड़ा यही छुपाने के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने भी लगाया है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, बाकायदा साजिश है। कोविड की मौतों को एक सवाल है मेरा, तो छोटा सा सवाल है। जीडीपी की हालत को छुपाने के लिए, मैं पूरी कर दूं सर, देश की जीडीपी की हालत को छुपाने के लिए, देश की लाचारी बदहाली को छुपाने के लिए, भुखमरी के कगार पर आपने 100 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिया, उनको उन पे निर्भर कर दिया। वर्मा जी, भारत में आप वर्मा जी की बात करते हैं। वर्मा जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकारें समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ऐसे प्रकरणों को सामने ले आती हैं? मानते हैं क्या आप इसको? सरकार का काम ये है, बीजेपी का इस वक्त। नहीं, मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ कि सरकारें जब समस्याओं से घिर जाती हैं तो जनता को गुमराह करने के लिए विश्व गुरु बनाए। और अरे आप वर्मा जी समझ नहीं रहे हैं आप, सुन लीजिए। इसमें एक दर्शक ये पूछ रहे हैं आपके कि जब राजीव गांधी ने अयोध्या का ताला खुलवाया, शिलान्यास हुआ, तब कौन सा मुद्दा था देश में कि जनता को गुमराह करने के लिए अयोध्या का ताला खुलवा दिया और शिलान्यास करा दिया? अब ये कौन सा बोल रहे हैं जो मैं सुनील कौशिक बोल रहा हूं सर। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक का ये सवाल है आपसे। दरअसल दर्शक आपको देख रहे हैं, उन दर्शकों में से किसी एक ने ये सवाल पूछा है सर। नमस्कार सुनील जी, मेरे छोटे भाई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखनी के माखुर हैं, माहूर हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आपको राजीव गांधी जी की बात का और नरसिम्हा सिंह साहब की बात का और कांग्रेस सरकार का, कि हम लोग जनहित में जनता की बात करते हैं, हम ब्रांडिंग नहीं करते, हम जल्लूस नहीं निकालते, हम रथ यात्राएं नहीं निकालते, हम राम को पॉलिटिसाइज नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं ताला खुलवाया, शिलान्यास हुआ, तब क्या महंगाई या ऐसा कुछ बेरोजगारी का मुद्दा था उस समय देश में कि जनता को गुमराह करने के लिए हालात ऐसा कुछ किया? जी, उस वक्त देश के हालात बहुत बढ़िया थे, देश के जीडीपी का हालात इतने बुरे नहीं थे। खुदरा महंगाई 7.79 को क्रॉस कर गई, कुछ वैसी महंगाई 15-16 पहुंच गई, जीडीपी गिर गया, रुपया खत्म हो गया। और भारत के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री ने कहा था मुद्दे पर आते हैं, महंगाई बेरोजगारी पर कल मैंने डिबेट की थी सर, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई और जुड़ा था, आप मौजूद नहीं थे सर, उस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन आज बात जिस मुद्दे पर है, मैं चाहूंगी आप सभी लोग उसी मुद्दे पर रहे। विजय खेरा जी, वापस आपके पास लौटते हुए, ये आरोप आपकी पार्टी पर कि भाई ओवैसी तो आप ही की पार्टी के बी टीम है, क्योंकि आप हिंदू हिंदू खेलते हैं, ओवैसी मुसलमान खेलते हैं, और यहीं से तो आपकी पिच पर आते हुए आप लोगों को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं ये गठबंधन अप्रत्यक्ष तौर पर पर्दे के पीछे से काम कर रहा होता है, जो एक बार फिर से मैदान में। क्यों? क्योंकि 2024 सर पर है। चलिए, अगर इनका ये उससे पहले तो कि मुसलमान नेता भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज चाहे। अब रुका, मुझसे पूछा है ना, एक एक करके अजय वर्मा जी, एक बार विजय खेरा जी को जवाब देने दीजिए। प्रश्न मुझसे है ना, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब देंगे तो दे दीजिए। बोलिए विजय जी, बोलिए प्लीज, दिस इज योर टाइम। मैं कह रहा हूँ, अगर इनका ये लगता है कि ओबीसी जी भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हैं, तो मुसलमानों का विश्वास अगर भारतीय जनता पार्टी में
उनके नेताओं का जग रहा है, तो अच्छी बात है कि उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, तो इनकी बात का हम स्वागत करते हैं। हमारी टीम में हमारे ज्वाइन नहीं करा दीजिए उनको, आने दीजिए। खेड़ा साहब ज्वाइन नहीं करा दीजिए बीजेपी उनको। आपका कहना है ना, ज्वाइन आप कह दीजिए ना, कर लें बीजेपी, हमने थोड़ी कहना ये, वो तो आप कह रहे हैं, हम आपकी बात का जवाब। नहीं, मैं कौशिक बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करा दीजिए। आपका नंबर आएगा, आप कह देना, आप कह देना। अभी तो हमें बहुत सारे प्रश्नों के जवाब देना है ना। ठीक है, बोलिए। अभी उन लोगों के भी जवाब देना है। बोलिए। अभी ये कह रहे थे महंगाई और ये और मुद्दा बदल दिया, फलाना कर दिया, जब आता इनके पास यही है। विधानसभा चुनाव थे इसलिए कर दिया, अब लोकसभा चुनाव में तो अभी इतना समय रखा है, उसी की तैयारी हो गई। 4 साल पहले होता तो कहते अभी 2 साल के बाद चुनाव, उसके लिए हो रहा है। अरे कभी ना कभी कोई मुद्दा है, उठता है, कोर्ट में गया, किसी ने केस किया, कोर्ट में चल रहा है, आपको पूरी गवाही सफाई का मौका मिला। लेकिन विपक्षी नेता सर कह रहे हैं कि भाई महंगाई बेरोजगारी से ज्यादा महत्वपूर्ण आज की तारीख में क्या है? हाँ, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप जो समझ रहे हैं तो आपको रोक रहे हैं हम जनता में जाने से, आपको रोक रहे हैं पार्लियामेंट में बहस करने से। क्यों भाग जाते हैं पार्लियामेंट में? करिए ना महंगाई पे बहस। बहस के दिन तो आप चले गए थे वॉकआउट करके कांग्रेस पार्टी, अब तो बोली नहीं थी ना वहाँ महंगाई के दिन, क्यों गए? विजय जी जबरदस्ती गुंडई से बिल पास कर देते हैं आप लोग। पार्लियामेंट में क्या कोर्ट ने फटकार लगाई है आपको महंगाई किस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर देश की सबसे बड़ी संसद में बिल पास। आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाते सर, आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाते हैं सर। चिंता महंगाई रोजगारी पर ये बहस नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको अलग अलग दावे। विपिन शर्मा जी, क्या विपक्ष को लेकिन न्यायालय पर भरोसा नहीं रह गया है? जी, इसी वजह से इस तरह की बयानबाजी दी जा रही है, माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये मैंने उस बात का जिक्र करा था 9 नवंबर 2019, जो इतिहास के पन्नों में जो तारीख दर्ज हो गई है कि वहां पर भी सब पक्षों ने एक बात स्वीकार करी थी, मानी थी कि यहां पर जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हमारी एपेक्स कोर्ट देश की जो फैसला सुनाएगी उसको हम सर माथे लेंगे, उसका सम्मान करेंगे। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है यहाँ पर कि हम न्यायपालिका की उस प्रक्रिया पर भरोसा ना जताएं तो फिर हम कहां जाएंगे। यहाँ पर यह समझना है कि ये देश हम सबका है, और सबसे बड़ी बात है, निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, शक-शुबा नहीं है कि तवज्जो विकास को मिलनी चाहिए, कि जो बेशुमार मुद्दे हैं देश के सामने, अर्थव्यवस्था को भी आपने पटरी पे लेके आना है। कोरोना काल, अजय वर्मा जी देखो बीच में बोल रहे हो आप, मैं 1 मिनट पहले सुन तो लीजिए आप, तो पहले अर्थव्यवस्था को भी अपने पटरी पे लेके आना है। और सबसे बड़ी बात है, सदी की जो सबसे बड़ी महामारी आई, जब कोरोना की मार हमारे को पड़ी, लाशों के अंबार लग गए, वहां पर भी राजनीति शुरू हो गई थी, वहां पर भी राजनीति ने थमने का नाम नहीं लिया। वहां पर क्या एक अपेक्षा करी जा रही थी वहां पर कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें आपस में तालमेल बिठा के बैठे कि ताकि जो लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन हो सके, वहां भी नियमों का धज्जियां उड़ा दी गई थी, क्योंकि प्रवासी मजदूर मजबूर हो गए पलायन करने के लिए। तो यहाँ इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि यहाँ पर जो हमारी न्यायपालिका हो या जो हम संविधान की जो दुहाई देते हैं, हम लोग बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन अपने कन्वीनियंस से उसको लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है। यही विडंबना की बात है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बयान तो जारी कर दिया जाता है, जैसे हिंदू पक्ष अपने दावे कर रहा है, मुस्लिम पक्ष अपने दावे कर रहा है। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? विपिन शर्मा जी आ रही है सर, हिंदू पक्ष अपने दावे कर रहा है, मुस्लिम पक्ष अपने दावे कर रहा है, तमाम नेतागण अलग अलग दावों को लेकर अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, लेकिन क्या उन्हें इस बात का जरा सा भी नहीं होता कि दूसरे पक्ष की धार्मिक भावनाओं को किस कदर आघात पहुंचता होगा? और कहीं ना कहीं बयानबाजी के जरिए सियासी लाभ उठाने की कोशिश तो होती है, लेकिन यह सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का काम करता है। निश्चित बात है शिल्पा जी, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। यहाँ पर मैं उस बात का जिक्र करना चाहूंगा, एक जो रिवायत है हमारे देश की, इतने सदियों से रही है, फूल वालों की सैर, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक रही है। तो यहाँ पर आपको सौहार्द बना के रखना है, अमन शांति बना के रखनी है। देखिए, फैसले तो आते रहेंगे, जैसे सत्ता है, आज सत्ता पे कोई राजनीतिक दल काबिज है, कल कोई दूसरा होगा। ये तो है नहीं कि यहाँ पर कोई अपनी जागीर लिखवा के आया है। तो ये बात समझनी पड़ेगी, ये देश हम सबका है। और सबसे बड़ी बात है कि जो फैसला आए आपकी न्यायपालिका से, उसको आपको सम्मान करना पड़ेगा। और ये इसमें ये नहीं है कि आपका बिल्कुल दुनिया खत्म हो जाएगी, ये बातें। और सबसे बड़ी बात है, आपको देश को भी आगे ले जाना है, विकास को भी तवज्जो देनी है, और ये सुनिश्चित करना है 100 बातों की एक बात कि किसी की धार्मिक भावना को चोट ना पहुंचे, ठेस ना लगे।
और यहाँ पर जैसे आप ये उम्मीद करते हैं कि हमारी धार्मिक भावना को कोई चोट ना पहुंचाए, बिल्कुल। उसी तरह से हमारे को ये हक नहीं बनता कि हम दूसरे की धार्मिक भावना का मजाक उड़ाएं। बिल्कुल। ये हमें संयम रखना पड़ेगा। और ये दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो सर दुख तो दोनों तरफ पहुंचेगा ना। शौकत अली जी, क्या आप इस बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे कि हाँ, जब तक फैसला नहीं आ जाता है, न्यायपालिका कोई फैसला नहीं सुना देती है, तब तक इस तरह की बयानबाजियों पर रोक लगनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए? शौकत अली जी, देखिए शिल्पा जी, मुझे लगता है कि हाँ। उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार चाहती हाँ। तो इस तरह के बयान ही ना आते। अजय जी आऊंगी। सरकारें चाहती तो इन तमाम तरह के बयानों पे विराम लग जाता। हाँ उत्तर प्रदेश की सरकार अगर कार्रवाई करना शुरू कर देती, हाँ। पहली कार्रवाई करती ओवैसी के खिलाफ, जब उन लोगों ने गलत तरीके से बयान दिया था, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ आपके चैनल पे कि कोई भी बयान ना आता। उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती तो तमाम चीजों पे रोक लग सकती थी। न्यायपालिका का कौन सा ऐसा व्यक्ति भारत में है जो सम्मान नहीं करता है, उनके फैसले का स्वागत नहीं करता है? कोई भी भारत का एक व्यक्ति मुझे नाम बताइए जिसने कहा हो कि हम भारत की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं रखते हैं। पूरा भारत विश्वास रखता है, लेकिन क्योंकि अब दोहरा चरित्र है भारतीय जनता आऊंगी पार्टी विजय जी। का, वैसे ही बयान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो कोई भी बयान देंगे क्योंकि भाजपा के फेवर में वो माहौल बन जाता है। अगर कोई आदमी एक पोस्ट भी कर दे फेसबुक पे तो उसके खिलाफ मुकदमा लग के उसको जेल भेजने का काम होता है। लेकिन ओवैसी ये कौन पर सी एक्शन नहीं रिश्तेदारी लिया है आपकी? जाता। उनके बयानों से देश में जो माहौल खराब हो ठीक रहा है। है, क्या आपको नहीं लगता कि माहौल ठीक खराब हो रहा है, है? इसका सीधा जवाब, इस पॉइंट का सीधा, इस सवाल का सीधा जवाब विजय खेरा जी। कई मुस्लिम मौलवियों ने इस बात को खंडन किया है, जिससे ये पता लगता है कि वो बिल्कुल न्यायपालिका में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो हमारी ही है, हमारी ही रहेगी। अरे सुन ले यार, आप सुन ले एक मिनट, इस पार्टी के हैं भाई, ये समाजवादी होंगे जरूर। शौकत जी, मैं समझता शौकत हूँ जी। समाजवादी ही होंगे, हमें तो दिखाई नहीं पड़ हाँ, रहे, वही समाजवादी होंगे। पार्टी नेता है शौकत हाँ, अली तो जी, ये वो कह इनको रहे हैं डिबेट कि खराब करना होती है ना, क्योंकि इनके बस की है नहीं, शौकत इनके जी पास कह रहे हैं कि मसाला है भाई नहीं, अगर बात की ऐसे है। लोग हैं जो खंडन कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि कई बार ये लोग कह चुके हैं कि हमारे न्यायपालिका अगर देगी भी निर्णय तो नहीं मानेंगे, कई बार इशारा कर चुके हैं। लेकिन वो अगर न्यायपालिका के खिलाफ बोलते हैं, वो काम तो न्यायपालिका को देखना है, वो प्रशासन का काम थोड़ी ना है, ना सरकार का काम है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी दूसरे पक्ष ने की है ठीक और है। कई बार देखी गई है, सभी ने देखा है। पर खैर वो तो न्यायपालिका का काम है, हम सीधी सी बात कर रहे हैं, कल भी था आज भी था, ठीक है। न्यायपालिका ने आदेश किया, उसके आदेश के ऊपर ज्ञानवापी के उस स्थान पर गए, सर्वे हुआ। अब उसमें न्यायपालिका के ऊपर शक करने के लिए क्यों, किसको गुंजाइश है, क्यों कर रहे हैं? अब वहाँ प्रमाण मिल रहे हैं, बाहर आ गए हैं, तो क्यों तकलीफ किसी को हो रही है? भाई सच को सच करो। ये अभी कह रहे थे कि न्याय होना चाहिए, अभी प्रवक्ता ने किसी ने बोला, तो न्याय की तो बात है, ये न्याय तो हो रहा है। अगर वोटों की राजनीति के लिए आजादी के बाद 65 साल तक हिंदुओं के साथ अन्याय किया गया हो, तो अब तो न्याय मिलना चाहिए ना उनको। वोटों की खातिर हिंदुओं को फेंक दिया, एक तरफ सनातन धर्म के साथ अन्याय किया गया, लेकिन धर्म के लोगों को आगे बढ़ाया गया, उनको तरजीह दी ताकि लेकिन सर विजय खेरा जी, आपने ये बात कही, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कहता है कि दरअसल हमारा शोषण हो रहा है, हम माइनॉरिटी हैं, हम कम संख्या में हैं, ये बात हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट है। अब आपकी बात के उत्तर बिल्कुल प्रमाणित तौर पर दे रहा हूँ, सुनिए जरा। हज कमेटी के जाने के लिए सुविधाएं दी गई, उनके निवास तक के लिए मकान बनाए गए, और लेकिन कभी बद्रीनाथ यात्रा जाने वालों के, अमरनाथ वालों के लिए कोई ठहरने की जगह नहीं दी, कोई किसी तरह की मदद नहीं की गई। आपके सामने मदरसों के लिए मदद की गई, किसी स्कूलों के लिए मदद नहीं गई, मौलवियों के लिए तनख्वाह मिली, पंडितों के लिए, सुनिए अब आप एक मिनट, मौलवियों के लिए तनख्वाह नहीं मिली, मंदिर का चंदा सरकार ने ले लिया, मस्जिदों का चंदा सरकार ने नहीं लिया। मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि स्रोतों के ऊपर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, और कैसे चाहिए, कैसे प्रमाण दिए जाएंगे? आपके सामने तो है, सब कुछ है, और कैसे प्रमाण आखिरकार दिए जाए? अजय वर्मा जी, अगर आप देखने को तैयार नहीं है तो बीजेपी कह रही है कि भैया हम क्या करें? अब मेरे ज्ञानवान साथी बोल रहे थे, अब मेरी सुन लीजिए। देखिए विपिन शर्मा जी अभी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप अगर आपकी भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचा तो आप दूसरे भावनाओं को भी ठेस ना पहुंचाए, बहुत अच्छी बात लगी। अब आप कह रही हैं न्यायपालिका की, देखिए भारत संविधान से चलता है, न्यायपालिका में सब विश्वास रखते हैं, लेकिन आपने पीछे देखा, और मैं इसमें कोई गुरेज नहीं है, पेगासस जो इजराइल से सॉफ्टवेयर लिया गया, देश में विपक्षी नेताओं में, जजों के यहाँ, अपोजिशन के नेताओं के, मंत्रियों के यहाँ, चीफ जस्टिस के पीए के यहाँ उस पेगासस का सॉफ्टवेयर डाल के उनकी अतरंगता में झांका गया और उनकी रिकॉर्डिंग की गई। और जिस वक्त भारत का चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री के बाद हैसियत रखता है, और जिस वक्त चीफ जस्टिस ने फैसला दिया, बड़ा अच्छा फैसला दिया, लेकिन रिटायर होने के बाद गोगोई साहब, नाम लेके कह रहा हूं,
2 महीने 3 महीने बाद ही राज्यसभा जैसी छोटी सदन का सदस्य, उनके लिए चीफ जस्टिस के लिए राज्यसभा बहुत बड़ी चीज है। हम नमन करते हैं राज्यसभा को, हम भी चाहते हैं पहुंचे, लेकिन वहां जाके वो चीफ जस्टिस साहब बन जाते हैं तो इससे गरिमा नहीं गिरती है, इससे उंगली नहीं उठती है, इससे देश में आवाज नहीं होता है कि जजेस और न्यायपालिका के किस स्तर पर काम कर रहे हैं। कभी भी इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए था। लेकिन नहीं, बीच में ना बोले, आप बाद में कर लेना, मैं अपने टाइम में बोल लूं, फिर आपको सुन लूंगा। और उसके बाद सुन लीजिए, अभी ये कह रहे थे मेरे भाई, अरे लोग टैक्स देते हैं, वो हिंदुस्तान का लोकतंत्र, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सब टैक्स देते हैं, तो सबको अपने अपने हिसाब से अपनी पूजा का फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है। और सब चीजें जब टैक्स देते हैं तो सुविधा भी सरकार से, जो सुविधा ले लेगा वो सुविधा मिल जाएंगी उसे, जो नहीं लेगा नहीं करेंगे। ये कौन सा कह के आप चिल्ला रहे हैं और आप भाषण दे रहे हैं और आप एजेंडा फैलाते हैं। मनमोहन सिंह जी ने कह दिया माइनॉरिटीज देश में निवास नहीं करता क्या? माइनॉरिटीज देश का नागरिक नहीं है क्या? यहाँ का संविधान अलाउ नहीं करता क्या? ओबीसी को अलाउ नहीं करता क्या? अच्छा अजय वर्मा जी, अलाउ नहीं करता। मुझे लगता है आपकी बात पूरी हो गई होगी। अब जरा कौशिक साहब जो कह रहे हैं 10 सेकंड और हमें ये कौशिक जी, वर्मा जी, आपने कहा वर्मा जी, जिसने आप तो वर्मा जी सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं का, आप तो संवैधानिक व्यवस्थाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। गोगोई साहब किसी पार्टी से राज्यसभा नहीं है ना, वो तो राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है, और राष्ट्रपति तो करते आए हैं ऐसे लोगों को नॉमिनेट, शिक्षा के क्षेत्र से, न्याय व्यवस्था से। 4 साल पहले जी जस्टिस चलेश्वर और 3 जस्टिस और जनता के बीच आए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, याद है आपको? 4 साल पहले। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो राज्यसभा की बात कर रहा हूँ कि आप तो राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, तो राष्ट्रपति ने उनको नॉमिनेट किया ना। के 4 जस्टिसों को देश की प्रेस में आना पड़ा संविधान की न्याय पिलाने के। अच्छा मुझे ये बताइए वर्मा जी मुझे ये बताइए कि जो लोग मीडिया नहीं, आप मुझे ये बताइए कि वर्मा जी जो लोग न्यायालय के, जो मीडिया के सामने लोग आए, लग रहा है नहीं वर्मा जी एक मिनट, वर्मा जी एक मिनट, अरे वर्मा जी आप तो बड़ा एक करके प्लीज, वर्मा जी आप तो बड़ा विद्वान प्रवक्ता है। सवाल करना चाह रहा है, एक सवाल कर रहा हूँ, जो लोग मीडिया के सामने न्यायाधीश जो आए, जो न्यायाधीश उन्हें बुलाधिकार है आपसे सवाल करने का सर। वर्मा जी, जो लोग मीडिया के सामने आए उसके बाद वो बड़ा उच्च पदों पर रहे, तो जो सवाल उन्होंने खड़े किए, क्या उन्होंने उनको दूर करने का प्रयास किया क्या कुर्सी पे पहुंचने के बाद? उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन पैगाइश जहाँ घुस जाता है और जहाँ फिर वो सबकी निजता भंग हो जाती है तो डर सबको लगता है। 6 संस्थाएं काम कर रही हैं, ईडी, सीबीआई। आपको तो नहीं लग रहा डर? लेकिन ऐसा आपको कहाँ लग रहा है डर? आपको तो नहीं लग रहा? विश्वास ही नहीं है, तभी तो सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। मेरे खिलाफ भी हो जाएगा। विपिन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक ट्वीट कर देता है और 2500 किलोमीटर की आसाम की पुलिस आके हमारे। नहीं वर्मा जी मुझे एक बात बताओ, वर्मा जी एक सवाल है शिल्पा, मेरे दिमाग में एक सवाल, वर्मा जी एक सवाल, आप पिछले कई साल, वर्मा जी पिछले कई सालों से आप बेधड़क बोलते हैं चैनलों पे और स्पष्ट बात कहते हैं, कोई एक मुकदमा आपके खिलाफ लिखा गया है क्या? प्लीज बताइए मुझे, अपडेट कीजिए। मेरे खिलाफ भी हैं, आप समझे नहीं, मैं तो लड़ता रहता हूँ। अरे एक का तो जिक्र कर दीजिए वर्मा जी, एक मुकदमा कोई राजनीतिक। आप मेरी बात आप समझो मेरे सुनील जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर ओबीसी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सत्ता में पत्रकारों के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जब 4 जज मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर निष्पक्षता पर सवाल या निशान यहाँ पर लगता है। इसका जवाब मैं विजय खेरा जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले विपिन शर्मा जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम मुझे उसका जवाब देने दीजिए। आऊंगी सर, आऊंगी। देखिए मैं 2 बातें बोलूंगा कि यहाँ पर जो बार बार जब से ज्ञानवापी वाला मुद्दा सामने आया है, एक हम बात का जिक्र कर रहे हैं कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बोल रहे हैं। वो एक बात अपनी जगह दुरुस्त है। ये अगर आपको इस मसले का समाधान निकालना है तो यहाँ पर दोनों पक्षों को एक मंच पर बैठना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूँ, यहाँ पर राजनीतिक दलों को भी, जो कि बहुत मुश्किल है, जो असंभव सा लगता है कि राजनीतिक दल जब ये देश हित में सोचने लग जाए, क्योंकि कोरोना काल में भी देश हित के बारे में वहां पर राजनीति ने थमने का नाम नहीं लिया, सियासी रोटियां सेकते रहे, एक दूसरे पे लांछन लगाते रहे। यहाँ पर इस समय की पुकार है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना काल की सदी की सबसे बड़ी महामारी को हमने झेला और उसके बाद बेशुमार मुद्दे हैं देश के सामने। यहाँ पर अगर आपने कुछ अच्छी मिसाल कायम करनी है, तो एक बात मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि
ये मुद्दा कहां जाके रुकेगा? क्योंकि ऐसे तो क्योंकि अगर हम मुगल आक्रांतों के बारे में बात करें कि उन्होंने कितने मंदिर विध्वंस करके, कितने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि आपको एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी। ठीक है विजय खेरा जी, मैं वही बात बोलने जा रहा हूँ। आपको धार्मिक आस्था, धार्मिक भावनाओं की भी कदर करनी है, सम्मान करना है, वो निश्चित बात है, वो अपनी जगह बात बिल्कुल दुरुस्त है, सबकी भावनाओं की कदर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये, क्योंकि अगर ये फिरस्तंभी है तो ये कहाँ जाके रुकेगी? क्योंकि आपको देश को भी आगे ले जाना है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो सबको विश्वास में लेना पड़ेगा और सबको अपना प्रयास करना पड़ेगा। बूंद बूंद सागर बनाता है। नहीं। ठीक है अजय वर्मा जी, फाइनल कमेंट आपका, जाते जाते क्या कहेंगे सर? देखिए ये इनका जो नारा है विजय जी का, इनकी पार्टी का, कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, हाँ। इनका ये नारा तो दिखावा है। असली नारा है सबका साथ, बीजेपी का विकास और सबका विनाश। विनाश, वोट बिक गए, जीडीपी खत्म हो गई, नौकरी गई, व्यापार गए, और अब तो हालात ये 100 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे आश्रित है और बढ़ जाएंगे। तो सरकार से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि देश के प्रधानमंत्री आए प्रेस में और ज्ञानवापी और मुद्दों पे अपना एक भाषण दें। आज तक 8 साल में नहीं बोले हैं वो। अच्छा, भाषणबाजी ज्यादा जरूरी है, बयानबाजी ज्यादा जरूरी है सर? उनका एक वीडियो आया है वर्मा जी, आपने देखा नहीं? उनका एक वीडियो आया है प्रधानमंत्री का कि यहाँ भी खुदा वहां भी खुदा, और आगे भी खुदेगा उधर भी खुदेगा। के बीच आए, आज तक वो जो है कभी प्रेस में नहीं आए हैं और इन मुद्दों पे बोले कि हम भटका नहीं रहे हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है और ये हमारा एजेंडा नहीं था। 2014 में ज्ञानवापी एजेंडा नहीं था इनका, 2019 में भी ज्ञानवापी एजेंडा नहीं था। शौकत अली जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट सर, क्या ये बयानबाजियां रुकनी चाहिए जब तक फैसला सामने ना आए, या इस तरह से सियासी लाभ के लिए एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं को ठेस दोनों पक्षों की तरफ से पहुंचाती जाती रहेगी? देखिए ये एजेंडा ही पूरा भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया हुआ। बयानबाजियों का दौर कहां से शुरू हुआ? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ने बयानबाजी शुरू की और उस पर काउंटर अटैक होने लगा। क्या समाजवादी पार्टी ने इसके पहले अटैक किया था? नहीं किया था। समाजवादी पार्टी के यहाँ से कोई बयान जारी हुआ था? नहीं हुआ था। अब क्योंकि उस पर एक एजेंडा चलाया जा रहा है। मैंने एक छोटी सी बात कही थी शिल्पा जी, यदि ये बयानों को रोकने की कोशिश की गई होती तो पहले रुक जाता। आप ओवैसी जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से न जाने क्यों कतराते हैं, क्यों बचना चाहते हैं? उनके न जाने लाखों अनगिनत बयान है, ठीक है, जिन पे कार्रवाई हो सकती है। एक सोशल मीडिया पे छोटी सी पोस्ट पढ़ने पे मुकदमा हो सकता है, कोई कुछ बोलता उसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, लेकिन बयान देने वाले वीर इतने बड़े बड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से भारतीय जनता पार्टी न जाने क्यों बचती। ठीक है, आपके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दी, क्योंकि अगर हवा ना देने का मन होता, इन बयानबाजियों पर लगाम लगाने का मन होता, तो कार्रवाई अब तक शुरू कर दी गई होती। चलिए ठीक है सर, आपकी बात आ गई है, कह सकता हूं इसको। ठीक है विपिन शर्मा जी, फाइनल कमेंट आपका सर, कंक्लूजन आपका। जी देखिए यहाँ पर सबसे एक अपेक्षा करी जाती है कि बेतुकी बातें और ना करें, क्योंकि ऐसी बयान जिससे किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे, हाँ। चाहे वो हिंदू पक्ष वाले बोले चाहे मुस्लिम पक्ष वाले बोले, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। उस पे लगाम लगनी चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। निश्चित तौर पर लगाम लगनी चाहिए, लेकिन क्या ये पॉसिबल नजर आ रही है? कौशिक साहब फाइनल कमेंट आपका। राजनीतिक दल शिल्पा जी समाज सेवा करने तो आए नहीं है, विजय खेरा जी और राजनीति करने आए हैं, और जय विपिन जी। और देश में आप इतिहास उठा के देखो तो कोई भी राजनीतिक दल इस बात से नहीं चूकता कि कोई भी मुद्दा इस देश में है उसको उसका राजनीतिक फायदा होगा या नुकसान होगा जी। तमाम आपने बड़े बयान देखे होंगे, जब बयान नेताओं के आते हैं उजुल फजुल टाइप के, तो उस पार्टी भी कुछ इंतजार करती है कि इससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। दिख रहा है फायदा हो रहा है तो चुप्पी साध ली, नुकसान हो रहा है तो कह देते हैं कि इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ। तो ये राजनीतिक दल है, अब ये तो हर बार हर चीज में, चाहे वो सरकार में है चाहे विपक्ष में, छोटी छोटी बात का भी देखेंगे कि इसका राजनीतिकरण कैसे किया जाए और राजनीति करने के बाद इसका माहौल करके अपने पक्ष में या विरोध में कैसे बनाया जाए। चलिए, ये तो राजनीतिक दल हैं, ये तो बयानबाजी करेंगे ही, तभी तो अपनी अपनी सियासी रोटियां आज सेकेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं वर्मा जी, जल्दी से सर, 10 सेकंड्स यू आर हैविंग। सलाम, राम राम, जय शिल्पा जी। ठीक है, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये राजनीतिक दल है, बयानबाजियों से बाज नहीं आएंगे। ऐसे में जनता को तय करना होगा, दोनों पक्षों को तय करना होगा कि आपसी सौहार्द को, आपस के भाईचारे को, प्रेम को बिगड़ने नहीं देना है।
बयानबाजियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश को चलाना है। फिलहाल मैं सतीश चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।